अच्छा, तो आज का हमारा जो है ना टॉपिक है वो सबसे पहले है एवरेज प्रॉब्लम्स का। एवरेज का पता है आपको क्या होती है, कोई कॉन्सेप्ट है? एवरेज बेसिकली अप्रोक्सीमेशन है कोई भी डिफरेंट क्वांटिटीज की, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि पूरे ईयर्स का पूरे ईयर का या महीने का टेम्परेचर ले लें, फिर आप कहें कि इस महीने जो है ना वो टेम्परेचर की एवरेज ये रही है, किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम, लेकिन हमें एक अप्रोक्सीमेट जो है वो वैल्यू मिल जाती है एवरेज से। तो एवरेज फाइंड करने का तरीका क्या होता है? जी बिल्कुल, एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। लेट्स सपोज आपने 7 दिन के टेम्परेचर लिया, 7 डेज का, तो किसी दिन आपके पास 21 था, 22 व्हाटसएवर, इस तरह आपके पास 5 वैल्यूज आ गई। ये जितनी भी आपकी 5 वैल्यूज होंगी ना, इन सब का आपने कर लेना है सम, और आप डिवाइड कर देंगे जितनी नंबर ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपके पास आप 7 डेज की एवरेज आ जाएगी, ठीक है। एवरेज के भी वही यूनिट्स होते हैं जो आपके पास जो चीज आपने ऑब्जर्वेशन में ली है उस चीज के। जैसे अपने मैंने यहाँ टेम्परेचर लिया है तो एवरेज भी टेम्परेचर रहेगा। अगर हम किलोग्राम कोई वेट होता तो फिर इसकी एवरेज भी का यूनिट भी किलोग्राम होना था। तो ये इसका सेम जो है ना वो यूनिट सेम होते हैं। दूसरा, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपने लेट्स सपोज कैसी चीज रिकॉर्ड कर ली है, जैसे आपने रेनफॉल की है 7 डेज की, तो अब उसके अंदर हो सकता है एक दिन ना हो योर रेनफॉल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक दिन 0 आ जाएगा, बाकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्या आप इसको शामिल नहीं करेंगे, आप इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। 7 डेज की आपने कैलकुलेट की, यहाँ पे कोई भी वैल्यू थी एक्स वाई जी समथिंग, और एक 0, तो आप इसके ये 7 इसको शामिल करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि एक दिन जो है वो बारिश नहीं हुई है तो मैं इसको एक्सक्लूड कर दूं। आप बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है उनको ऐड करेंगे, और आपने जितने डेज की नंबर ऑब्जर्वेशन आपने रखी है उसको आप सारा का सारा 7 डेज को इंक्लूड कर लिखेंगे, आप इसको 6 नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखने वाली है। अच्छा, अब कोई एक एग्जांपल करते हैं। अच्छा, एवरेज से आपको ये नहीं कि आपको सिर्फ सम दिया गया हो और आप उसे जो है वो एवरेज निकाल लें। आपको एवरेज दी जा सकती है, हो सकता है आपको कहते हैं आप सम निकाल लें, तो आप क्या करेंगे, सम किसकी इक्वल हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसी तरह आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछनी हो, आप क्या कर सकते हैं, सम डिवाइडेड बाय एवरेज, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। A man purchased 5 toys at the rate of 200 each. 5 toys थे उसने, और उनको उसने परचेज किया 200 में, ठीक है। Then he purchased 6 toys at the rate of 500, ठीक है। 6 उसने लिए, सॉरी 250, रेट बढ़ गया, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट आए 250 के, फिर वो दोबारा लेने के लिए गया और उसको 9 टॉयज जो है वो मिले आपको 300 ईच के। ईच, ये सब की वैल्यू नहीं है, ये ईच की वैल्यू। अगर ये होता कि 5 टॉयज की वैल्यू 200 होती, 6 की 250, 9 की 300, तो आप क्या करते, सिंपली ऐड कर देते, 200 प्लस 250 प्लस 300, ठीक है। समझ आता आपके पास जितने प्राइस है, ये रुपीज में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑब्जर्वेशन 5 6 9। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपको, 200 ईच है, 250 ईच है, तो अब इसमें क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कि हमने कितने लिए। अगर एक 200 का आ रहा है तो ज़ाहिर 5 कितने के आएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 200। सिमिलरली 6 मल्टीप्लाई बाय 250 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 300, ठीक है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो बस आपके पास वैल्यू बन जाएगी 1000, 300,
एंड 2700 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, इस तरह आप निकाल लेंगे, आपको मिल जाएगा ₹260। यानी कि एवरेज इसको जो टॉय है, अगर कोई से पूछे कि यार मुझे भी खरीदने हैं, तो वो क्या उसे कहेगा, वो ये कहेगा कि यार कभी क्या वैल्यू, कभी 200 के मिल जाते हैं, कभी 250 के, कभी 300 के, ऐसे तो नहीं कोई कहता ना। कहेगा कि यार आप समझ लो कि एवरेज आपको ना ₹260 के मिल जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली एग्जांपल लेते हैं, अगर इफ टोटल टेम्परेचर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज 840, ठीक है, टोटल क्या है आपके पास 840 आ गया, ये सम आ गया, इनके टोटल यानी कि सम आपके पास आ गया। इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दैट मंथ इज 28 डिग्री, एवरेज आपके पास क्या है 28। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड हाउ मेनी डेज इज द मंथ ऑफ सितंबर, कि सितंबर के कितने डेज हैं, हमने कितनी डेज के लिए ऑब्जर्वेशन किए, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, सम ओवर ए। ठीक है, तो 840 डिवाइडेड बाई 28, 30 डेज। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, अब हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जैसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, उसमें हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज आपको एन की बजाय कह दें 52, तो अब हम क्या 52 का सम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कह लें आप इसको, फर्स्ट n है, या आप इसको कह लें नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वो नेचुरल नंबर्स बन जाते हैं फर्स्ट, अगर आप 1 से शुरू करें तो। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला है। अब आपको ऐसे में कह दूं कि आप जो है फर्स्ट 51 का जो है एवरेज मुझे फाइंड करके दें। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर्स। सिंपली आप क्या करोगे, 51 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपके पास आपकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सॉरी, फिर आपको ये जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट हैं, आपको वैसे भी कोई कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दिए जा सकते हैं। लेट्स सपोज आपको क्या है कि आपको फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 51 to 100। फिर इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट, इनका आप सम लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने बन जाएंगे आपके पास इसमें, यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 लगाना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने नहीं लगानी। फर्स्ट इंटीजर प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 51 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, और ये आप इसमें इसकी एवरेज निकालनी। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास है इवन का एंड ऑड का, फर्स्ट एन इवन एंड फर्स्ट एन ऑड। इवन का पास सिंपल आपके पास आ जाता है n, और ऑड का आपके पास आ जाता है n प्लस 1। ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, अब इवन चेक करें, लेट्स सपोज आपको दिया जाए 2 4 6 8 10 12 14। सही है, आप क्या करोगे, आप ऐड कर दें, जैसे हमने कंसेक्यूटिव ऐड किए थे, 2 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट वाला।
16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। ये आपके पास एवरेज आ गई किसकी, इवन नंबर्स की। फर्स्ट n है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, yes. इसको मैं ऐसे लिख सकती थी कि यहाँ पे नंबर ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, n के हैं 7, 7 प्लस 1 8, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करते हो, इस तरह कैलकुलेट करने की बजाय आप जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं इवन नंबर्स में, आप उसको उसमें 1 ऐड कर देते हो तो आपके पास उसकी एवरेज आ जाती है। इसी तरह आप और नंबर ले लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है। अब इसको सिंपली करो अगर इस फॉर्मूले से फर्स्ट और लास्ट के, तो ये आपके पास क्या बनता है, 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये 9 आपका आ जाता है। अब देख लेते हैं कितने नंबर्स में ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सिंपल जो नंबर ऑब्जर्वेशन होती है और के केस में और नंबर्स में वही उसकी एवरेज होती है। अगर आपके पास होता फर्स्ट 10 और नंबर्स तो उसकी एवरेज आपके पास 10 ही आनी थी, ठीक हो गया। तो ये हो गया इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड। समझ आ रही है ना, ये तो बहुत इजी है यहाँ तक। अच्छा अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास कि एवरेज आ जाती है आपके पास, आपको सीरीज देते हैं, ठीक है। आपको ये लगता है कि ये मल्टीपल्स हैं, लेट्स सपोज आपको दे सकते हैं 3 6 9 12, ठीक है। आपको कहते हैं कि इसकी एवरेज निकालो। इसका क्या फॉर्मूला है, एवरेज ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, ठीक है। किसी एक नंबर के मल्टीपल्स ही होंगे ना सीरीज में, उसकी एवरेज क्या होती है, वो नंबर जिसके मल्टीपल्स हैं प्लस जितने वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये हमें सीरीज से पता चल रहा है कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 है कितने, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा सॉरी, ठीक है। इस तरह जो है आप इसकी एवरेज निकाल लेते हैं। समझ में आई ये बात, अच्छा जी। अब आपको एवरेज इस तरह की भी दे सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एक बंदा है उसने डिस्टेंस कवर किया। पहले बताएं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। जी बिल्कुल, स्पीड का क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये डिस्टेंस आपके पास एक पॉइंट है ए टू बी। अच्छा ये देखें, ये नोट कीजिएगा कि अगर आपके पास इसी सेम डिस्टेंस की बात हो रही है कि एक पर्सन ने ट्रैवल किया फ्रॉम ए टू बी और उसकी स्पीड वेरी करती है फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी कि हाफ डिस्टेंस में उसकी स्पीड जो थी वो एक्स थी, हाफ पे वाई थी। आप सिंपल क्या करोगे फिर, तो अब हम सिंपल इसकी एवरेज लेंगे स्पीड की, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई ओवर 2, ये आपको इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। लेकिन सवाल इस तरह बात पूछे नहीं होते, ज्यादातर कैसा होता है ए टू बी, कि
ए टू बी वो गया था तो उसको क्या था, उसकी एक्स स्पीड थी, फिर वो वापस आया, ठीक है, बी टू ए, उसकी स्पीड जो थी आपके पास वाई थी। अब ये एक जर्नी की स्पीड नहीं है, ये दो की बन जाती है। इसमें हमने क्या करना होता है, स्पीड का फॉर्मूला तो ये रहेगा, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस भी क्या है आपके पास, d प्लस टी, सेम डिस्टेंस है ना, 2d कह सकते हैं आप, डिस्टेंस 4 है। अब टाइम हम कैसे करेंगे फाइंड, इस चीज का, इन दोनों का टाइम, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उनको कैसे ऐड करेंगे। टाइम हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस उनके पास, आपके पास d है, सेम है डिस्टेंस, स्पीड एक की क्या है, टाइम एक का, सॉरी स्पीड एक की x है, और दूसरे की आपके पास क्या आ जाएगी इसी तरह, d ओवर y, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर पुट करें, इनको मैं अगर ऐड कर लूं दोनों टाइम्स को, टोटल टाइम जिन दोनों का बनेगा t1 प्लस t2, ठीक है। एक दफा उसका टाइम बना d ओवर x, एक दफा बना d ओवर y, ठीक है। एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, xy yd प्लस xt, ठीक है, क्लियर है ना। इस तरह आप d कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा x प्लस y डिवाइडेड बाय xy, ठीक है। अब यहाँ इसको पुट करते हैं इस टाइम को, d x प्लस y फर्दर डिवाइडेड बाय xy। अब ये देखें, ये कैंसिल, ये जो सेकंड डिवीजन है ऊपर चली जाएगी तो आ जाएगा 2xy ओवर x प्लस y। तो ये आपके पास किसका आ जाएगी स्पीड, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी जब एक ही डिस्टेंस पे दो दफा आपने स्पीड्स में आपने जो है वो उसको कवर की हुई, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, जो भी स्पीड है उसको मल्टीप्लाई करना है, जितनी दफा है 2 टाइम्स 2 और x प्लस वाई। इसी तरह अगर ये तीसरी दफा बीच में कोई जर्नी की होती है, हम क्या करते हैं उसको सिंपल 3xyz, थर्ड स्पीड हमारे पास होती तो नीचे क्या होता, x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। क्लियर है ये बात, ओके। अब इसके एक जो है हम एग्जांपल ले लेते हैं। If half the journey is traveled at the speed of 15 किलोमीटर पर आवर, half of the journey, ठीक है, and next half at the speed of 12 किलोमीटर पर आवर, find the average speed during the entire journey। आप उसकी एवरेज स्पीड बताएं, क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड, 2 15 into 12 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, यानी कि 15 प्लस 12, ठीक है। ये आप इसको आप फर्दर सिंप्लीफाइड कर लें, किलोमीटर और इसका यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, जैसे इन दोनों का। अगर इन दोनों का यूनिट सेम नहीं है तो आप पहले इसको यूनिट इन दोनों का सेम करेंगे, देन आप फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था सेम डिस्टेंस के लिए। अब अगर डिफरेंट डिस्टेंस हो जाए तो, इफ अ पर्सन कवर्स a किलोमीटर स्पीड ऑफ x, एक डिस्टेंस उसमें है x, a किलोमीटर, इसमें उसकी स्पीड क्या थी, x थी, b पे उसकी स्पीड थी y, एंड c पे उसकी स्पीड थी c, ठीक है। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी एवरेज स्पीड ऐसे आप निकालेंगे, सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने पहले यूज किया था कि आप डिस्टेंस को ऐड करें a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टाइम, उसके अंदर फिर क्या आ जाएगा, क्योंकि उसका हाँ डिस्टेंस तो खत्म हो गया था, यहाँ पे डिस्टेंस खत्म नहीं होगा, डिस्टेंस डिफरेंट है, a प्लस बी प्लस सी,
ठीक है, डिवाइडेड बाय इनके जो टोटल टाइम्स होंगे। टोटल टाइम्स कैसे होंगे, डिस्टेंस ओवर स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस ओवर स्पीड प्लस c ओवर z, ठीक है, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये आपके पास एवरेज स्पीड निकल आ जाएगी तीनों डिफरेंट जर्नीज की। ठीक हो गया। आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई एक दफा वो लाहौर से मुल्तान गया, फिर मुल्तान से सक्खर गया, फिर सक्खर से वो कराची गया, तो उसकी एवरेज स्पीड बताएं क्या है, तो आप इस तरह उसको निकालेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, अब ऐसे भी होता है कि बाज़ वक़्त आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपने एवरेज निकाली थी, सही है, लेट्स सपोज आपको कह देते हैं कि टेम्परेचर की एग्जांपल ले लेते हैं। टेम्परेचर की ये टेम्परेचर आया जी हमारे पास 28 आया, ठीक है, हमने 10 डेज का निकाला था। अब लेकिन प्रॉब्लम ये बन गई है कि उसके अंदर जो एक वैल्यू थी ना वो गलत रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है, वो हमने रिकॉर्ड करनी थी 0 और वो हमने कर दी है उसको किसी डिग्री 20 कर दिया हमने उसको। फिर आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह लिखिए इसको, जैसे वो था सम ओवर 10। अब इसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ अगर 0 हमने करना था, एरर है हमारे पास, हमने क्या कर लिया 20 का मतलब हमने ज्यादा ले लिया, ठीक है, हमारा सम गलत है। तो हमने सम ऑलरेडी हमने एरर लिया होता, पहले हम वो निकालते हैं, वो क्या आया जो इनकरेक्ट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज इंटू एन, एवरेज है 28, नंबर ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या आ जाती है 10, तो क्या आ गया आपके पास, सम क्या आ गया 280 था टेम्परेचर का। अब ये तो हमने जब हमने गलत रीड किया, कितना रीड किया हमने 20 ज्यादा किया, तो इसका मतलब यहाँ से हमने 20 माइनस करना है जो करेक्ट वैल्यू है, ठीक है, तो आप ये रॉन्ग क्वांटिटी के इसमें इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको माइनस कर दोगे, सही हो गया 260, तो ओरिजिनल हमारे पास 260 आना चाहिए था। अब असल एवरेज क्या आएगी हमारे पास 260 ओवर 10, ठीक है, दैट इज 26 डिग्रीज। क्लियर है बात। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 75 गर्ल्स वाज कैलकुलेटेड एट 47। कितनी गर्ल्स हैं 75, और उनका जो वेट हमने कैलकुलेट किया है एवरेज, वो आपके पास क्या आ रहा है 47 kgs। It was later discovered that the weight of one of the girl was read as 45 whereas her actual weight was 25। ठीक है, रीड क्या किया है, एरर क्या है हमारे पास 45 का, एक्चुअल कितना था 25, ठीक है, जो हमने रीड किया, रीडिंग ये है, तो एरर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज्यादा रीड करके ना तो माइनस करेंगे 20। अब वही वाला फॉर्मूला कि आप पहले सम निकालेंगे जो आपने रॉन्ग लिया है, which is 75 into 47, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इसमें से आप जो है वो फिर माइनस कर देंगे ये 20 और डिवाइडेड बाय आप वही 75 करेंगे, तो आपके पास वैल्यू इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी विच इज 46.64 समथिंग। ठीक है, ये क्लियर होगी कि हमें कैसे एरर सॉल्व करना है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताए। अच्छा, ये मैं सारे तो देख ही नहीं कर रही, ये है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल्स है बेसिकली। ठीक हो गया, एक और करवा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 है, पेज है आपका 12, ठीक है, उसकी देखें 24। द मीन ऑफ 200 ऑब्जर्वेशन वाज 50। 200 ऑब्जर्वेशन है,
उनका मीन या उनकी एवरेज आपके पास क्या है 50. Later on, it was found that the two observations were misread as 92 and 8. 92 और हमने 8 पढ़ी थी, जबकि एक्चुअल वैल्यू उनकी क्या थी 192 एंड 88. अब बताएं हमने क्या पढ़ लिया. हमने हम इसमें कम पढ़ा है. ठीक है, कितना कम पढ़ा है? ठीक है, 100 यहाँ से और 80 यहाँ से. हमें कितना जो है मेरे सम में कमी है 180 की. ठीक है, 180 की. आप सम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप? 200 मल्टीप्लाई बाय 50. सही हो गया. आप इसको बना लेंगे. यहाँ से आप क्या माइनस ऐड करेंगे इसके अंदर 180. ठीक है, क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमने रीडिंग एक्चुअली कम पढ़ी थी. लास्ट हमने एग्जांपल दी थी उसके अंदर हमने ज्यादा पढ़ ली थी तो माइनस किया था. अब हम सब में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज 200. तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका ओरिजिनल सम निकल आएगा. ओरिजिनल सॉरी वो निकल आएगी एवरेज. ठीक है, आगे समझ. अच्छा, बाजू का ऐसा होता है कि आपने इसमें ऐसे भी लिखा होगा कि आपके पास नंबर ऑब्जर्वेशंस थी और उसके अंदर एवरेज लेट्स सपोज एन ऑब्जर्वेशंस हैं जितनी भी हैं, तो एवरेज उनकी बनती थी लेट्स 20 बनती थी. अब हमने क्या किया, जितने भी हैं नंबर्स उसके अंदर सब में 8 ऐड किया है. 8 ईच, 5 ईच, कोई भी आपको कह सकते हैं. आपको ये कह सकते हैं कि हमने क्या नाम है, एरर हमें बाद में पता चला कि एरर है, तो जितनी मेरे पे हमारे पास नंबर ऑब्जर्वेशन थी उसके अंदर हर में 1 ऐड होगा. ऐसे भी कह सकते हैं. जब सब में कुछ चीज ऐड हो रही है ना सिमिलर क्वांटिटी, तो आप क्या करोगे? एवरेज में भी इसको ऐड कर दोगे. 20 थी तो बाद में क्या हो जाएगी 21. अगर आपको कहते हैं कि इसके अंदर आपके पास हमने सब में 2 कम होंगे, तो आप क्या करोगे? एवरेज में से 2 कम कर देंगे. उसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो सिमिलर क्वांटिटीज ऐड या माइनस हो रही हो, तो फिर आपकी एवरेज में भी सिमिलर जो है वो वही नंबर ऐड हो जाएगा या माइनस हो जाएगा. ठीक है, ये बात क्लियर है? इस टॉपिक में मुझे बताएं, आप किसी को कोई चीज समझ नहीं हो तो वो करें. कौन सी एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर मुझे बताएं, या फिर आप कह रही हैं कोई भी वो मैं कर दूं तो भी बता दूं. किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? लास्ट वन, ये जो भी हमने किया. ओके, आप देखिए इसको ना, आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें. ठीक है, पेज नंबर 12 पे आप इसको देखें. क्वेश्चन है 24. एग्जाम्पल 23 कर लेते हैं. अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको करवा रही हूँ, इनके जो शॉर्टकट मेथड है ना, ये पेज नंबर 11 पे लिखे हुए हैं. ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि इंक्रीज है डिक्रीज हो तो हमने कैसे उसको ऐड करना है. पर ये फॉर्मूला है जहाँ, ये फॉर्मूला की बजाय अगर आप उसको कंसेप्ट से करेंगे तो वो ज्यादा इजी होगा. एग्जाम्पल 23 कर लेते हैं. द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड एज 40. 40 10. Later on, it was discovered that one observation 42 was misread as 24. एक हमारे पास क्या थी
42 ओरिजिनल इसकी वैल्यू ओरिजिनल, ठीक है, और हमने रीड क्या की है 24। इसका मतलब हमने उसको कम पढ़ा है ना। क्या एरर है हमारे पास 24 18, ठीक है 18 हमने कम पढ़ा है सम में से। अच्छा तो अब हम पहले सम निकालेंगे, जो हमने कैलकुलेट किया वो है क्या, सम क्या आ जाएगा हमारे पास, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 400, ठीक है। अब ये जो 400 है इसके अंदर हमें ये 18 मजीद ऐड करना है, और तो जो न्यू सम बनेगा वो क्या हो जाएगा, जो कि ठीक है बिल्कुल 418। अब एवरेज कैसे आएगी, नंबर ऑब्जर्वेशन तो सेम रहेंगी 10, एवरेज आपके पास क्या आ जाएगी 41.8, ठीक है। हो गया क्लियर। मोमिन आप भी एग्जांपल कह रहे थे या कोई और कह रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा लास्ट इसके उसको चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा ये अब आप अगर आप स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हैं पेज नंबर 11 पे 10 पॉइंट्स जो है इसको पढ़ें आप। कंबाइंड एवरेज ऑफ टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स हैं whose individual averages are known, जिसकी इंडिविजुअल एवरेज बताओ, ठीक है। कोई भी ग्रुप से आपको क्लास दे सकते हैं, उसमें आपको ये कह सकते हैं कि गर्ल्स की एवरेज है, बॉयज की एवरेज है, इन दोनों की, अब इनकी पूरी क्लास की एवरेज निकालनी, ठीक है। ऐसे भी सवाल किया जा सकता है। इस किस्म के सवालों को कैसे सॉल्व करना हो, लेट्स सपोज इसकी एवरेज क्या है आपके पास, ए है, इसकी एवरेज है आपके पास बी बॉयज की, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास एम है और नंबर ऑफ बॉयज आपके पास एन है। तो इनको कंबाइन एवरेज कैसे फाइंड करेंगे हम, सम इनका क्या हो जाएगा, जाहिर है एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ए एम प्लस दूसरे ग्रुप का सम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज एम प्लस एन, ठीक है। अच्छा इसमें इसकी जो सिमिलर एग्जांपल है ना आपके पास, वो आती है पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें जो लास्ट लाइन है इसमें थोड़ा सा एरर है, ये देख रहे हैं आप, सबको मिल गई। इसमें जो डिवाइड किया हुआ है ना वो 12.5 प्लस 13 से किया हुआ है, इस तरह नहीं है, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 है, ठीक है। ये नंबर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है इसको, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी सिमिलर में एग्जांपल आपको कराती हूँ। ये क्वेश्चन है आपके पास 22। अब देखें, 9 persons went to a hotel to take meals, टोटल कितने हैं हमारे पास 9, ठीक है। अब क्या हुआ उसके अंदर से 8 of them spent 12 each and 9 spent ₹8 more than the average expenditure of all 9। अगर मैं इनकी एवरेज निकालूं तो वो ऐसे कोई भी सम डिवाइडेड बाय ये 9 होना है। लेट्स सपोज ये एवरेज आपके पास x है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो 8 पहले बंदे थे ना, जो 8 थे, इन्होंने कितने पैसे स्पेंड किए, इन्होंने 12 ईच, ठीक है। इन 9 में से जो पहले 8 थे, ग्रुप हो गया ना, अब एक 8 का ग्रुप होगा और एक बंदा अलग उसका ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें जनाब क्या कर लेंगे, इसने खर्च किए इन 8 ग्रुप में हर बंदे ने 12 रुपए खर्च किए, तो आपके पास इसका सम आ जाएगा। क्या सम होगा, 8 बंदों ने कितने खर्च किए, 12 मल्टीप्लाई बाय 8, इन्होंने 96 रुपीज खर्च किए टोटल। और इस एक बंदे ने जो लगा रह गया उसने कितने खर्च किए हैं, ये 8 + 1 है ना, 2 ग्रुप्स, उसने खर्च किया आपके पास ₹8 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 9। सबका एवरेज क्या था x, उसमें से उसने उससे 8 रुपीज ज्यादा किए हैं। अब हो सॉरी, अच्छा दोबारा लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको,
8 बंदों का ये सम था, एक बंदे का क्या था जो इन सब की एवरेज हमने देखी थी, टोटल सम डिवाइडेड बाय 9 व्हिच इज इक्वल टू, हमने इसको x के इक्वल सपोज कर लिया था, ठीक है। तो उसमें से एक बंदे ने ये उसकी जो है वो एक्सपेंडिचर है इस एक का। अब बताएं वो पूछ क्या रहे हैं, व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंट बाय देम, कि टोटल पैसे कितने खर्च हुए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं, इस इक्वेशन में डाल देंगे, टोटल सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ 8 प्लस सम ऑफ 1, सही है। इस 8 का तो है 96 और इसका क्या है x प्लस 8, टोटल क्या आ जाएगा x प्लस 104, ठीक है। अब इस यहाँ डालें इसको, ये सम है x प्लस 104 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स x, ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9x, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, उसको यहाँ ले जाते हैं, x प्लस 104, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8x इक्वल्स 104, ठीक है। x आपके पास क्या आ जाएगा 13, ये आपके पास एवरेज निकल आए। अब वो बता रहे हैं टोटल आपसे, वो ये पूछेंगे ये कितना है, क्या आप निकाल सकते हैं ना, ठीक है। x प्लस 104 आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 13, यानी कि उन्होंने इतने पैसे आपसे टोटल खर्च किए थे। समझ आ गई इस क्वेश्चन की? चलें ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाए पेज नंबर 15 पे आप लोग, ठीक है। अब ये टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शनल वेरिएशन का। सबसे पहले हम जो है ना वो रेशियो डिस्कस करते हैं, रेशियो क्या चीज होती है। रेशियो तो आपको पता ही होता है, हम जब ये किसी को अच्छा मैंने आपको पहले फ्रैक्शंस करवाई थी, वो आपको याद है 2/3, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कुछ इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अपने पढ़ने वाले हैं, उसमें जैसे सिंपल अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था। जब हम रेशियोज की बात करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, ये एंटीसीडेंट है, ऊपर वाला नीचे वाला कॉन्सिक्वेंट है, ठीक है। ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने पढ़ने हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। हम इससे चलते क्वेश्चन सॉल्व करने पे। अच्छा ये किस किस्म की होती है, लेट्स सपोज आपको कह दिया जाता है कि भाई अली का वेट है 24, ठीक है, और मोहम्मद का वेट है 48, तो आप इनकी जो है वो एवरेज सॉरी इनको बताएं कि कंपेयर करें इनका वेट, ठीक है। आप क्या करोगे, अली का वेट, ये कोई भी नाम लिख लो आप, मेहरान का वेट 24/48, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, किस किस पे जाएगा ये, ठीक है। ये इनका एक कॉमन फैक्टर बन गया 6, इसको हम x कह सकते थे, ये आपस में कट सकता है ना, तो ये इनकी रेशो बन गई कि इनका जो वेट है वो इस रेशो में है, ठीक है। ये बात समझ में आई। एग्जाम्पल 22 का कंक्लूजन, अच्छा मैं बता देती हूँ आपको, मैं यहाँ बता देती हूँ। उसमें ना हमने x कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, वो हमारे पास आया था 13। फिर उन्होंने पूछा था टोटल एक्सपेंडिचर बताएं कि उन्होंने वहाँ कितने स्पेंड किए खाने पे, तो वो टोटल हमारे पास इस तरह था, हमने जो सम निकाला हुआ था, एक का तो पहले हमें पता है कि 96 बनता था, दूसरे का था x प्लस 8, तो ये वैल्यू सिंपली हमने 13 इसमें पुट की थी, हमारे पास आ गया था 104, ठीक है। ये इसका सम है, बाकी ना समझ में आया रिपीट भी देख लीजिएगा या आप ग्रुप में भी पूछा करें कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। अच्छा
तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका आ गया है, रेशो का आ गया। हम इसमें वैल्यूज को कंपेयर करना होता है कि किसकी और इनकी ऊपर नीचे की जो यूनिट है ना वो भी सेम होगा। केजीज है तो केजीज कंपेयर हो रहे हैं, आप इनका हाइट होता है, हाइट की रेशो आ रही है, ठीक हो गया। ये इस तरह रेशो आ गया। इसमें ये क्या होता है, कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता है इनका। जब ये कॉमन फैक्टर 1 हो जाए, इस तरह हम डिवाइड कर दें तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही हम इनकी रेशियो तस्वर करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब बाकी कुछ था, जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था, इनको कंपेयर करने का तरीका क्या होता है वो आपको मैंने पहले भी बताया है, 1/3 है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके देख लोगे, या फिर इसको किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिसका न्यूमरेटर ज्यादा है वो होगा। ये चीज आपने की हुई है, तो ये पेज आपने जो है ना ये खुद पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट के लिए हम डायरेक्ट आ जाते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्विंग पे। अच्छा, ये भी चीज आप देख लो, इसमें बाजू का इस तरह आता है कि जैसे वो आपने पढ़ा होगा कि भाई इतना प्रॉपर्टी थी, या वो अपने पीछे बंदा जो है वो ₹1,00,000 छोड़ के गया है, उसके 2 बेटे हैं, तो उसको कैसे डिवाइड करना है। तो हमें उसके अंदर देखेंगे सबका उनका शेयर 1-1 होता है, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या गया कहा गया कि ₹100 है, इसको आपने 2 बंदों में डिवाइड करना है, इस रेशो में 2 और 3 में, इस तरह आपको कहा जा सकता है। उसको सॉल्व कैसे करते हैं, जितने टोटल पैसे होते हैं ना उसको आप लिखते हैं टोटल, टोटल अमाउंट जिसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय कि आप कहेंगे कि जिसमें इस रेशो में डिवाइड करना है इसका क्या शेयर बनेगा, इस वाले का क्या बनेगा, शेयर ऑफ ए। टोटल इसकी अपनी रेशो कितनी बनती है, 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, ठीक है। अब ये था जी 100 था, इस बंदे का शेयर बन रहा था 2, टोटल 2 + 3 क्या है 5, ये एक बंदे का आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली 2 का हमने निकालना दूसरे वाले का, तो वो भी हम ऐसे निकालेंगे, टोटल जितने पैसे हमने डिवाइड करने हैं इनमें, इस बंदे का अपना कितना है और डिवाइड बाय इनका टोटल शेयर, ठीक है। तो ये इनका तरीका है सॉल्व करने का जब आपने पैसों को डिवाइड करना होता है शेयर में। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 1 आप देखें पेज नंबर 16 पे, डिवाइड 360 इन द रेशियो ऑफ 4-5। 360 को 4-5 में कैसे डिवाइड करेंगे, सीधी बात है, एक तो 4 वाला आ जाएगा और 4 + 5 9, ये एक रेशो होगी। दूसरी, ठीक है, 5 4 + 9 5 सॉरी 9, तो ये आपके पास 2 में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, तो कह रहे हैं कि डिवाइड 207 अमंग ए बी सी इन द रेशियो ऑफ, टोटल पैसे कितने हैं आपके पास 207, ए बी सी, रेशियो उनकी क्या है 1/6, फ्रैक्शन में आ गई है 1/4 और 1/3। इनको टोटल करें, पहले तो हम टोटल निकालते हैं ना रेशियो का, तो वो क्या बनेगी, एलसीएम 6 4 3, तो जी बताएं 2 3 ऐसे कैसा, ऑब्वियसली 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा इसका 12, ठीक है। अब आप इसको करें 2 प्लस, इसमें सब में प्लस है, ठीक है। ये कैल्शियम आ गया हमारे पास। So 12।
अच्छा, तो ए का शेयर अब निकालें तो क्या हमारे पास था 207 मल्टीप्लाई बाय इसका अपना शेयर क्या है आपके पास 1/6 और डिवाइडेड बाय ये टोटल, तो वो आपके पास क्या आ रही है 3/4। 207 मल्टीप्लाई बाय ये 1 यहाँ आ जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 और ये जो फर्दर डिवाइड होता है ये 4 ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 46। ठीक है, ये बात समझ में आई। जितने भी आपके पास सम है ना और रेशियोज है उनको आपने सम कर लेना है। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल जितने भी रेशियो है उसको उसको डिवाइड करेंगे, साथ में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आपकी वैल्यू से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, हर बंदे की डिफरेंट रेशियो आ जाएगी कितने में उसमें डिवाइड किया है। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए बी इज 2 3, ये है 2 3 के इक्वल, बी सी जो है आपके पास है 4:17 और ए रेशो बी रेशो सी आपने फाइंड करनी है। अच्छा, इसका ये तरीका कार होता है, देखें ए बी की वैल्यू 2 3 है और ये जो बी सी इसकी वैल्यू 4 और 17 है। आपने मल्टीप्लाई करना, और किस तरह मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे और इसको फिर इससे। यहाँ पे आ जाएगा 4 2 8, 4 3 12 एंड 3 17 51। ठीक है, तो ये आपकी रेशियो क्या बन जाएगी, ए बी एंड सी। ठीक है, जो कॉमन वैल्यू होगी आप उसको इस तरह लिखेंगे, फिर आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, यही पैटर्न पे 2 को 4 इस तरह, बी टू बी से, फिर बी की फर्स्ट वैल्यू को सी से, तो ये आपके पास आ जाएगा कंबाइंड रेशियो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ ए इज इक्वल टू 2b, b इक्वल्स 3c, फाइंड ए एंड सी। ए और सी फाइंड करना है इसके अंदर। ये जो वैल्यू है आप उठा के इसके अंदर डालें, 2 3c 6 ही हो जाएगा। अच्छा, अब सी को यहाँ ले आया, ए ओवर सी 6, जिसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि इसके नीचे 1 है, तो क्या रेशो बनेगी 6:1। ठीक है, आगे समझ। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए बी एंड सी इन एग्जाम इज, ए बी सी के क्या है जी 2 4 एंड 9, ये इनकी रेशियो है, इसमें इन्होंने मार्क्स लिए हैं। और वो रेशियो का क्या मैंने को पहले बताया था कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर होता है कि जिससे से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज वो 2x है। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको रेशियो को। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो ए है ना उसके हमें मार्क्स पता चल गए, इनके ये पता चल गया हमें कितनी वैल्यू है इसकी। वो कह रहा है ये 30 उसके मार्क्स थे, तो वो कह रहे हैं ए के मार्क्स, तो आप बी और सी के मार्क्स बताएं। आप ए के उन्होंने बता दिए, सिंपल। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू ले लेंगे 15। ठीक है, तो अब आप बी और सी के निकाल सकते हैं, 4 इंटू 15 एंड सी के क्या हो जाएंगे 9 इंटू 15। ठीक है, बात समझ में आई है। एक्स से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऑब्वियसली ये रेशियो में इनमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर हमने उसको एक्स ले लिए, फिर हम कॉमन फैक्टर इसमें फाइंड कर लेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
अच्छा देखें, इन्होंने बताया कि 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स की रेशो ये है 2, 4 एंड 9। ठीक है, रेशो मैंने आपको बताया था रेशो क्या होती है जो हम कंपेयर करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी इसी तरह 24/48। लेट्स सपोज ये बंदे के मार्क्स हैं ए और बी के, ठीक है, इस तरह इसके 24 मार्क्स हैं, इसके 40। कहते हैं इनकी रेशो बता दें जी, ये टोटल मार्क्स है। आप क्या करते हो, इनमें कॉमन ले लेते हो। रेशो का मतलब है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताओ हमें। तो रेशो आपके पास क्या हो जाती है 3/8। ये जो कॉमन इनका फैक्टर होता है ना, इसको हम काट देते हैं, सिंपल फॉर्म में डिवाइड करते हैं। रेशियो क्या है, सिंपल फॉर्म में डिवाइड हुआ हुआ है। इसका मतलब है कि ये इनकी जो रेशियो है तो कोई ना कोई फैक्टर तो इनका था ना, जो जिसको हमने सिंप्लीफाई किया। 2x, 4x, 9x। ठीक है, अब ये रेशियो भी आ गई हमें हमारे पास। फिर उन्होंने हमें इस बंदे के मार्क्स भी बता दिए कि इसके जो मार्क्स है ना वो आपके पास ये हैं 30। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करके अब ये रेशियो नहीं रही, ये टोटल मार्क्स बन गए क्योंकि हमने इनके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म में नहीं रही है। ये 30 बताए हुए हैं, 30 किसकी इक्वल है हमने बताया, तो 2x की इक्वल है। तो x हमारे पास इनका जो कॉमन फैक्टर है ना वो यहाँ से निकल आता है, वो 15 है। ये कॉमन फैक्टर जो है वो निकलेगा तो आप इन सब में वैल्यू पुट करोगे, आपको पता चल जाएगा कि इनके भी बाकियों के मार्क्स कितने थे। ठीक है, आप समझ में आई। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। इन अ बैग देयर आर कॉइन्स इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5। क्या मतलब है, कुछ कॉइन जो है वो ₹1 के हैं, कुछ 2 के हैं, कुछ 5 के। रेशियो क्या है 5:7। ये क्या रेशियो डिनोट कर रही है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स को डिनोट कर रही है, नंबर ऑफ कॉइन्स को। ठीक है, कि बैग में अगर 1 के 3 कॉइन है तो ₹2 वाले 5 हैं और ₹5 वाले कितने हैं 7 है। ठीक है, टोटल जो अगर हम ये कहते हैं कि टोटल आपके पास कितने पैसे हैं भाई बैग में, आप क्या वो भी उन्होंने बता दिया आपके पास, वो 144 है। ठीक है, तो ये 144 हमें कैसे मिले, ठीक है, ₹1 वाले 3 थे, 2 वाले 5 थे और 5 वाले 7 थे। ठीक है, टोटल की वैल्यू क्या थी 144। आई बात समझ में कि नहीं आई। ठीक है, ये देखो ये इनकी रेशियो बता दी है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स की रेशियो आपके पास क्या है। जैसे लास्ट कॉन्सेप्ट था उसके अंदर हमारे पास रेशियो थी, हमने क्या किया, हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेते हैं, जो उनका कॉमन फैक्टर है उनको साथ लगा लेते हैं कि ₹1 वाले 3x कॉइन है, 2 वाले 5x है और 5 वाले 7x है। इस तरह हम टोटल नंबर निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करें तो 3x, ये एक आ गई हमारे पास वैल्यू, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7x। ये सारे किसके इक्वल आ जाते हैं हमारे पास, टोटल ₹144 के। समझ में आई बात कि नहीं आई। जल्दी बताओ भाई।
ठीक है, हाँ जी। तो इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है आंसर 48x 144। ठीक है, अब जाहिर है x की वैल्यू जैसे हमने लास्ट में निकाली थी, जो इनका कॉमन फैक्टर है वो हम निकाल लेते हैं कि इसके अंदर इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3। अब 3 आपको पता चल गया तो आप बता सकते हैं ना कि नंबर ऑफ पॉइंट्स बताएं कितने हैं। इसके 3x हैं। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3, यानी कि 9 कॉइन्स इसके थे, 5x 15 कॉइन्स 2 रुपए वाले थे, और 5 रुपए वाले कितने थे, 7x 21। ठीक है, ये 48 नहीं आ रही है, 35 5 2 10 3, 48 कैसे नहीं आ रही है। 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 3 48। ठीक है, ये हो गया। बताएं किसी को कंफ्यूजन है तो इसको करते हैं, भी नहीं तो आगे चलें। ठीक है जी। अच्छा, 8 क्वेश्चन भी इसी किस्म का। The ratio of marks obtained by Amal, Bismalan, A, B and K। अमल, बिस्मिल एंड कोमल, ये रेशियो इनकी क्या है जनाब बताते हैं। 12, 8 एंड 15, ये रेशियो है इनकी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने मार्क्स का आ जाएगा, हमको कॉमन फैक्टर लगाएंगे 12x 8x 15x। ठीक हो गया, लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब क्या हमारे पास फर्दर क्या कंडीशन ये बता रहे हैं, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी। इसके मार्क्स हमने ऑब्टेन जो किए हैं वो बताने हैं, और इसके और कोमल के। इफ अमल स्कोर्ड 15 मार्क्स लेस देन दैट ऑफ कोमल, यानी कि अमल के जो मार्क्स हैं वो कोमल के मार्क्स से, विच इज 15x, उससे 15 कम है। ठीक है, अमल के अपने कितने हैं, 12x है, यहाँ 15x है, यहाँ -15 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह सही करके लिखें तो 12 वहां चला जाएगा, 15x -12x, और यहाँ ये -15 मिला के प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3x ओवर 15, और x इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया इसके। अब मुझे बताएं, ये आ जाता है हमारे पास x, तो हम बाकी सबके मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो बीमल के क्या आ जाएंगे, 8x है बीमल के, तो ये 24 आ गए, x सॉरी 40, x है 5, और कोमल के हमारे पास क्या आ जाएंगे 15 इंटू 5। ठीक है, ये भी वैसे सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस तरह 9 एग्जांपल भी इसी किस्म की, जैसे मैंने को बताया था कि अगर आपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो आपने कैसे करना है। इसमें है रेशियो, 2 नंबर्स की रेशियो है 4 5, और टोटल जो पैसे आपको बताया गया ना 2 नंबर्स के, जितना ये टोटल है वो 8 10 है। क्या इसका फॉर्मूला था, इंडिविजुअल रेशियो डिवाइडेड बाय इनका सम। इस तरह आपके पास दूसरी भी निकल आएगी 5/9। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के तहत होंगी। 10 जो है वो भी 10 भी वही है जो लास्ट एग्जांपल कराई है। ए बी सी इकट्ठी कंबाइंड रेशियो निकालनी है जब आपको अलग-अलग दी गई है, विच इज 3 4, सेकंड आपके पास 2 5। तो क्या करना होता है इसके अंदर, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, 6 8 एंड 20। अब ये मजीद सिंप्लीफाई होती है, मजीद इसको करें 4 एंड 10, इससे ज्यादा ये नहीं होगी। तो ये इनकी रेशियो निकल आई है। ठीक हो गया। सिमिलरली 12 भी आपके पास इस तरह है, ₹9,000 एंड आपने डिस्ट्रीब्यूट करने और शेयर किया 4 5 6, तो ये आप ये
इस तरह इसको कर लेंगे, ठीक है। अब इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये आपके डिस्कस हो चुके हैं। अब हम चलते हैं प्रोपोर्शंस की तरफ, ठीक है। प्रोपोर्शंस का इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं है। प्रोपोर्शंस बेसिकली क्या होती हैं, दो रेशो की रेशो समझ लें आप। लेट्स सपोज ये C/D है, ठीक है। इसकी कितनी लंबा चौड़ी बहस नहीं है, इसको हम इसको इस तरह लिख सकते हैं A/B, ठीक है, और C/D। फिर इसके अंदर भी आपके सिर्फ पढ़ने वाली चीजें हैं कि ये क्या नाम है, ये मीन रेशियो होती हैं, ये एक्सट्रीम होती हैं, ठीक है, इनके क्या क्या नाम होते हैं, ये आपकी सिर्फ पढ़ने के लिए चीजें हैं, ये आप किसी के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स रेशियो क्या हो जाती है इनकी, इनकी रिवर्स रेशियो क्या हो जाएगी, B/A एंड सॉरी D/C। ऐसे सिंपल सिंपल सी बातें हैं। और यहाँ तो ऑब्वियसली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि AD जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो विच इज इक्वल टू BC के है। ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर एक, ठीक है। अच्छा, अब वो एक और इसके अंदर है कि अगर दरमियान वाली रेशियो सेम हो तब क्या होता है, ठीक है। आपको पूछा जाए कि अगर आपको ये दो दे दी जाए, आपको कहें कि दरमियान वाली रेशियो निकालो, तो उसका ये आप इस तरह निकाल सकते हैं। ये जो B स्क्वायर है वो AC के इक्वल होता है, ठीक है। आप इन दोनों को लेके इनका अंडर रूट लेंगी तो आपके पास दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और अब वो पूछ क्या सकते हैं आपसे, सवाल किस किस्म के आ सकते हैं। वेरीफाई क्वेश्चन है, वेरीफाई एग्जांपल नंबर 1 का, वेदर 2, 3, 4, 6 आर इन प्रोपोर्शन। 2, 3, 4, 6 इन प्रोपोर्शन का क्या मतलब है आपके पास, 2, 3, 4 एंड 6, मतलब कि इन दोनों की आपस की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। 2/3 जो है रेशियो बनती है, यही है ना, हमारे पास पोर्शन इक्वल होती है, A/B इज इक्वल टू C/D, है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो किसके के लिए आता है, 2/3, ठीक है। इसका मतलब है कि ये इक्वल है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 4/6 है जी, 4/6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 12 इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब है कि ये रेशियोज हैं आपस में प्रोपोर्शंस में, ठीक है। इसी तरह अगर आपको एक इसमें रेशियो मिसिंग है तब भी आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे x होता, कैसे फाइंड करते, 2/x इक्वल्स 4/6, ठीक है। x के आपके पास क्या आ जाता था, x यहाँ चल जाता 12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये इतना कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। असल में आप आ जाए वेरिएशंस के ऊपर। वेरिएशंस, अच्छा, ये आपने वो सुना था, बिलावल बड़ा मशहूर है कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, ठीक है। तो मुझे बताएं ये क्या डायरेक्ट रिलेशन हुआ, जितनी बारिश आई उतना पानी आया, ठीक है। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही। जब ऐसी चीज हो कि एक क्वांटिटी इंक्रीज होने से दूसरी इंक्रीज हो तो उसको हम कहते हैं इनका क्या रिलेशन है, क्या वेरी वेरी एक दूसरे से कैसे करेंगे, डायरेक्टली करें, वेरी डायरेक्टली, ठीक है। जितनी ज्यादा तैयारी होती है उतने अच्छे नंबर आते हैं, ये भी डायरेक्टली वेरिएशन हो रही है, ठीक है। जितनी बुरी आती है तैयारी होती है उतने बुरे नंबर आते हैं, ये भी डायरेक्टली वेरिएशन है। फिर क्या एग्जांपल है और इसकी, इनडायरेक्टली कैसे एग्जांपल हो जाएगी। बिजली कम होती है तो लड़ाई ज्यादा होती है, ठीक है। स्टूपिड एग्जांपल। मैं कहने का मकसद जब एक चीज की वेरी करने से दूसरी चीज बढ़े तो वो इनडायरेक्ट हो जाती है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे प्रेशर और स्पीड का, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर का, गैसेस का पढ़ा होगा ना कि अगर हम उसका टेम्परेचर ज्यादा कर दें तो उसके अंदर उसका प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है,
अच्छा ये हमने इस तरीके से सॉल्व किया था, t मल्टीप्लाई बाय p, और जब हम इसको कम करते थे कि ये है तो डायरेक्टली वेरी कर रही है जी जी वर्क वर्सेस टाइम। तो t इज इक्वल टू, हम इसको जो खोलते हैं ना तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। इस तरह आपने वो पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का, टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस आपके पास कम हो गई, इनका रिलेशन क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा। इसको जब आप इक्वालिटी की तरफ लेके आते हैं तो इनके अंदर भी कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, ठीक हो गया, ये चीज है। हाँ जी बिल्कुल, 4 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड, शाबाश। असल इसमें क्वेश्चन में जो मसला है ना वो आपने पता लगाना है कि भाई चीजें वेरीली डायरेक्ट करिए या इनडायरेक्टली करिए, अक्सर लोगों से होता नहीं है। हमें ना डायरेक्ट इनके ना एग्जांपल्स पे आते हैं। ये जो चीजें ना नीचे जॉइंट वेरिएशन है, ये सारी आपके सिर्फ पढ़ने के लिए, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ना समझ में आई तो आप पूछ लीजिएगा, अगर लेट्स सपोज नहीं भी आती है तो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल मुखला। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 इस पे आ जाए हम, क्वेश्चन नंबर 4 पे, पेज नंबर 17 4, ठीक है। इफ 6 men can do a piece of work in 8 days, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्या इसमें नंबर वेरिएबल्स कौन से, एक मैन है और एक डेज है। कह 6 बंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं 8 डेज में, then find the number of days in which 8 men can do the same piece of work। ये बंदे हैं तो फिर वो कितने दिन में करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास जो है वो वर्क फोर्स ज्यादा हो जाती है तो आप क्या करते हो, आपके पास टाइम कम लगता है, ठीक है। तो टाइम कम लगेगा तो उसका मतलब है इसके अंदर कौन से जो है इनके अंदर प्रोपोर्शन, इनके अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए ना, ठीक है ना। जितने आपके पास वर्क ज्यादा होगी, जितने बंदे ज्यादा होंगे उतना आप इजीली जो है वो काम जल्दी खत्म कर लोगे। तो एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। इसको जो एरोज है ना ये सिर्फ सिंबॉलिकली हमने लिखे हुए हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऊपर कर लेते एरो को, इसको नीचे कर लेते, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली होते तो दोनों की एरो की डायरेक्शन सेम होती, ठीक है। अब सॉल्व क्या करना है कि जो एक्स की क्वांटिटी है ना ये आपने लिख लेना है इसकी रेशो x/8, एक्स वाली साइड की, ठीक है, x/8। सेकंड का आप देखेंगे, सेकंड से इनवर्सली वेरी करिए तो आप क्या करेंगे, इसका आप इनवर्स रेशो लेंगे। यहाँ x/8 था तो यहाँ 8/6 नहीं आएगा, यहाँ पे 6/8 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। जल्दी बताएं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। इफ इन अ फैमिली कंजम्पशन ऑफ राइस इज 60 kg फॉर 24 days, फैमिली है उसमें फूड है और डेज है, 60 kg ऑफ राइस है, वो 24 डेज चलने थे। देन फाइंड द कंजम्पशन ऑफ राइस इन 18 डेज। अब वो बता रहे पूछने कि भाई 18 डेज में कितना खाया जाएगा फूड या राइस। नहीं वो एरो शेरो पे छोड़ दें, आपने बस ये एक्स की वैल्यू पहले लिख लेनी है, ठीक है। जो उसके सेकंड वैल्यू ना आपने वो चेक करनी है कि भाई ये इनवर्सली वेरी करी या नहीं। मैं इसमें आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल में। यहाँ पे फूड में हमने एक्स ले लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि जितना फूड होगा वो उतने दिन ज्यादा चलेगा, जितना कम होगा कम दिन चलेगा, तो इनमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पे बन जाएगा। आप ऐसे लिखने हैं, दोनों कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्स की वैल्यू है ना वो आपने x/60 कर ली, ठीक है। यानी कि इस वाले नीचे वाले को आपने ऊपर लिख दिया, उसको नीचे लिख दिया। तो इसको देखें फिर ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, इसके सामने वाला इसके सामने हम लिख देंगे 18
60 के आगे 24 है तो हमने वैसे लिख लिया। इन्वर्सली हो रहा तो हम क्या करते हैं, यहाँ 24 इसके सामने लिखते हैं और इसके सामने ये लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आई अब? तो इस तरह हम एक्स के लिए ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कितने दिन फूड चलेगा। आप समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है? ये 45 kg फ्राइज जो है वो आपके 18 डेज चलेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ी सी इसकी एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 6 चेक करें। 2 men, अब ये गौर से सुनिए आपने, 2 men each working 5 hours per day। कितना काम कर रहे हैं? दो बंदे हैं, मैन है, ये 2 है आपके पास। वर्किंग 5 hours per day can finish a job in 12 days। ये काम कर रहे हैं 5 hours per day, can finish a job in 12 days। ये लोग कितनी देर में खत्म करेंगे? 12 days में। How long will 4 men doing, अब इस तरह अगर 4 बंदे होते हैं, each working 2 hours per day, take to finish the same job, उसको कितने डेज लग जाएंगे? डेज पूछ रहे हैं आपसे, कितने लग जाएंगे? इसमें बताएं नंबर ऑफ डेज में और मैन में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब ये 2 बंदे हमने टाइम लिंक वाले निकालना है कि इनका है क्या। एक तो हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा नंबर ऑफ डेज का, और एक हमारे पास आ जाएगा वर्क पर डे का, कितने बंदों का जो टोटल हमारा काम है। अब ये ईच क्या कर रहा है काम आपके पास, 2 घंटे का कर रहा है, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बंदे कितने का करेंगे? 10 का करेंगे, 10 आवर पर डे काम करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये जो 4 मैन है ये कितने करेंगे, ये ईच कर रहा है 2 आवर पर डे, तो टोटल 4 बंदे कितना काम करेंगे पर डे का? 8 आवर्स पर डे। ठीक है, ये कर रहे थे 12 डेज में फिनिश, ये किस में करेंगे? एक्स में। अब इसको अगर हम इस तरह लिखे, वर्क पर डे आ जाएगा पर मैन, तो यहाँ पे डेज, ये बन रहा था 10 आवर्स का, नंबर ऑफ डेज से 12, ये था 8 का टोटल काम, और यहाँ पे हमें डेज नहीं पता कितने में फिनिश होगा। तो क्या वो आपने करना है, इनवर्स प्रोपोर्शन, तो वैसे पता चल गया इनवर्स प्रोपोर्शन है। आप x/12 लिखेंगे, दूसरा आपने इक्वल लिखना है। अब इसके ऑपोजिट आपने वैल्यू लिखनी है, इसके ऑपोजिट क्या है, ये वाली 10 इनवर्स वाली, पर इसके सामने क्या आ जाएगा आपके पास? 8 सॉरी। ठीक है, समझ में आई बात? तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 12 इंटू 10/8, ये आ जाएगा 15 डेज। बात समझ में आ गई? ठीक है, सबसे पहले आपने रिलेशन निकाला, रिलेशन आपको पता चल गया इनवर्स है, फिर आप देखेंगे कि हमारे पास एक जो अननोन क्वांटिटी है वो क्या है, उसको आपने एक्स इक्वेट कर लिया। सेकंड आपके पास जो है इस तरह टोटल आपने वर्क निकाल लिया वो कितना है, और आपने इसको जो है सॉल्व कर लिया। ठीक है, आ गई समझ? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी है। क्वेश्चन नंबर 8 से आप पढ़ें, 4 men each working 6 hours per day can build a wall in 9 days। इसमें भी यही चीज है, डेज नंबर ऑफ है 9, तो 4 बंदे काम करें 6 आवर पर डे, तो आपके पास एक टोटल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 24। सिमिलरली जो है आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड सेट में क्या है कि वो 6 मैन है, वो 3 आवर्स करते हैं, तो वो कितनी देर में करेंगे, तो ये आप इसी तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अब अगर 7 देखें तो वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। 4 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। 4 टूटियां हैं वो क्या करती है, 10 घंटे में पानी भरती है टैंक को। इन हाउ मेनी आवर्स कैन 6 टैप्स, ठीक है, टैप्स हैं ये, आवर्स हैं। 4 जो थी टैप्स है उससे 10 घंटे में टैंक फिल होता था। अगर 6 टैप्स आ जाएंगे, मुझे बताएं टाइम कम नहीं लगेगा, जल्दी भर जाएगा ना टैंक। इसका मतलब है इसके अंदर भी क्या है आपके पास, इनवर्स प्रोपोर्शन है। समझ में आई? इसको भी आप इस तरह सॉल्व करेंगे, x/10, इसके ऑपोजिट 4 और 6 के इसके यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 40/6 आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लें आप। अच्छा, इसी तरह आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ेगा। गैरिजन ऑफ 700 men इज प्रोविजन फॉर 30 days। ठीक है, गैरिजन में 700 बंदे थे, 700 men है, और 30 डेज को उनके पास खाना है, और वो पर डे कितना खाना खाते हैं, 1/2 kg पर डे पर मैन। हर बंदे को इतना खाना मिलता है। ठीक है, हर बंदे को इतना खाना मिलता है। If 100 men had left the garrison, the provisions would have lasted for X day। ये 30 डेज के लिए थी। ठीक है, ये 700 के लिए, 700 men है। अच्छा, यहाँ पे अब हम टोटल खाना निकालें जरा। एक बंदे को पर केजी जो है वो मिलेगा इतना खाना। ठीक है, तो क्या नाम है, 700 को कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये बन जाएगा आपका। उसको सॉल्व करना आता है ना कंबाइंड फ्रैक्शंस को। 2 2 ज़ा 4 + 1, 5/2। ठीक है, और ये आपको पर डे का पड़ गया। 30 डेज का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, ये आपको मिला है पर केजी पर डे पर मैन। ठीक है, हर बंदे का। तो 700 बंदों का कितना हो जाएगा एक दिन का पर डे का, 700 से आपने ये मल्टीप्लाई किया, और एक दिन आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास टोटल केजी खाना आ जाएगा जो आपने 30 डेज में यूज करना है। अब वो कहने हैं कि अगर 100 बंदे चले जाते तो आपके पास 100 बंदे चले गए, इसका मतलब 600 रह जाते। ठीक है, द प्रोविजंस वुड हैव लास्टेड फॉर एक्स डेज। फिर एक्स डेज जो है ना प्रोविजन चलती है, और नंबर ऑफ जो खाने का रेट है ना वो आपके पास ये है 3 रेट भी चेंज हो गया, खाना जरा जल्दी खा रहे हैं वो लोग, तेजी से खा रहे हैं। ये कितना बनेगा, 206 7/2। इसी तरह हम इसका भी निकाल लेते हैं कि 600 बंदे वो पर डे इतना खा रहे हैं, तो ये टोटल इतना खाएंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स डे, तो ये आपके पास इतने देर का खाना आ जाएगा। अब ये मजे की बात है कि ये जो खाना है ना उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, खाना वही था, खाने का रेट चेंज हो गया, खाने के बंदे चेंज हो गए, खाना सेम रहा है। पूछ वो क्या रहे हैं, एक्स पूछ रहे हैं, एक्स क्या है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इनको एक दूसरे के इक्वल इक्वेट करेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे एक्स के लिए। ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में? ठीक हो गया जी। अच्छा जी, क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। There are 3 numbers such that twice the first number is equal to thrice the second and 4 times the third। 3 नंबर हैं x, y, z। इक्वल कैसे बनते हैं, जब इसको 2 टाइम्स कर लिया जाए, ट्वाइस द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू थ्राइस द सेकंड एंड इक्वल टू 4 टाइम्स द थर्ड नंबर। ये इनकी कंडीशन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड एंड द थर्ड नंबर। ठीक है, ये समझ ले कि ये तीनों किसी एक नंबर के इक्वल आ जाते हैं।
रेशियो किस किस निकालनी है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नंबर की, यानी कि एक्स वाई जी आपने निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, पहले आप एक्स को निकालें, 2x इज इक्वल टू के, कोई भी वैल्यू है हमें नहीं पता क्या है, तो आप x निकाल लें, k/2। सिमिलरली आपके पास y क्या आ जाएगा, k/3। इसी तरह z क्या आ जाएगा आपके पास, k/4। अब इनकी रेशियो निकालने क्या बनती है, k/2, k/3, k/4। ठीक है, इसका एलसीएम लें, इनका एलसीएम आता है आपके पास 12, 6 2 12, 6k, 4k and 3k। ठीक है क्या, आई बात समझ में। इन्होंने इसको क्या किया है, इन्होंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को एक नंबर से, विच इज 12। जब आप तीनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपकी वैल्यू सेम रहती है। तो वैल्यू सेम करके इन्होंने बेसिकली इसकी रेशियो खत्म की है। वैसे ये भी आंसर ठीक है, ठीक है। अगर आप एमसीक्यू में देखें किस तरह आ रहा है तो आप देखेंगे कि क्या मल्टीप्लाई किया, इन्होंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और कुछ भी नहीं किया सबको, k/3 एंड k/4। तो ये आपके पास इस तरह ये डिवाइड करके इस तरह आ जाएगा 6k, 4k एंड 3k। ठीक है, आप k खत्म कर देंगे तो ये 6 4 3 इसकी रेशियो आ जाएगी। अब समझ में आ गई बात। चले, अब ये जो टॉपिक्स है, जिस किस्म के क्वेश्चन है ना, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए, आप उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन, इवन आपको अगर सोल्यूशन नहीं करना आ रहा, आपको डिवाइड नहीं करना है लास्ट स्टेप पे, तो वो भी आप पूछा करें, सवाल किया करें। आप लोग ग्रुप में पूछते ही नहीं है, जैसे आप आपको जरूरत ही नहीं है लेक्चर लेने की या पढ़ने की, ठीक है ना। इनमें भी आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो वो भी आप पूछेंगे, ठीक हो गया। चलो अब इसकी प्रैक्टिस करें आप लोग। ओके जी, अल्लाह हाफिज।